नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वें चरण का मतदान से पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको आजमगढ़ की विधानसभा गोपालपुर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और तब से उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनके आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने राज्य मंत्री ब्रिजेश पाठक को कैंट सीट से उम्मीदवार बना दिया था। रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे को टिकट न मिलने की स्थिति में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी थी। तो वहीं अब मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। नहीं, आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम। तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दल बदल की राजनीति सक्रिय हो गई। हालांकि विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन फिर भी दल बदल की राजनीति जारी है। अगर बात कर ली जाए तो कद्दावर नेता है रीता बहुगुणा जोशी। अगर बात कर लें तो कांग्रेस की भी नेता रही हैं, कद्दावर नेता रही हैं और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद बीजेपी की भी कद्दावर नेता रही हैं। तो वहीं इस बार सांसद हैं। तो अब बात की जाए तो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी जो हैं लगातार सुर्खियों में रहे हैं जब से विधानसभा चुनाव और खास करके लखनऊ कैंट की सीट सुर्खियों में रही है, क्योंकि लखनऊ कैंट की सीट ने लखनऊ में सियासी घमासान करवाने में पूरी तरीके से कामयाब रही है। लखनऊ कैंट की सीट तो लखनऊ कैंट की सीट पर घमासान लगातार जारी है और लखनऊ कैंट की सीट के चलते ही अगर बात कर ली जाए तो दो घरों में दरार पड़ती हुई दिख रही है। पहला घर था मुलायम सिंह यादव का और दूसरा घर जो है वो रीता बहुगुणा जोशी का है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ दीपक पांडे समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आलोक बस भी समाजवादी बीजेपी से जुड़ेंगे। दीपक पांडे जी, ये तो बड़ी सेंधमारी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव की सेंधमारी की थी आपकी पार्टी से और अब आपने भी सेंधमारी कर ली। लेकिन आज डिबेट को रखने का मुख्य उद्देश्य यही भी है मेरा, और मुद्दा ये चुनने का भी यही उद्देश्य है कि राजनीति के चलते एक और घर में लकीर खिंचती हुई दिख रही है। दीपक पांडे जी, अपने संसदीय छोड़ने के लिए तैयार है, वो टिकट दिया जाए। रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है बीजेपी, ठीक है। तो वो मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हो गई और अंततः गढ़वा रीता बहुगुणा जोशी की हार होती है। उनके लड़के को सपा में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अगर समझने की कोशिश और की जाए तो लखनऊ कैंट पर सियासी घमासान लगातार जारी है। आपने अपर्णा यादव को टिकट देने से मना कर दिया तो वो बीजेपी में चली गई। मयंक जोशी को बीजेपी ने मना कर दिया तो वो सपा में चले गए। देखिए, क्या आपको बता दें, अपर्णा जी को कभी पार्टी मना नहीं किया गया था। उनकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा के अनुसार गए। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने शपथ लिया था, तभी से इनके जो हाव भाव थे, इनके जो राजनीतिक तौर तरीके थे, वो जो भी नीति आते थे वो बीजेपी को फॉलो करते थे। तभी वो हम लोगों को बहुत पहले से पता था, इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये
या फिर आपने देखा होगा अन्य तमाम कैबिनेट मंत्री हो या उनके नेता आज शामिल हुए के बेटे, ये बहुत बड़े चेहरे हैं और जिनका समाजवादी पार्टी में आ जाना बीजेपी के लिए पहले कंट्रोल ना कर पाना हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है दीपक पांडे जी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, भाई वो सांसद हैं, अब वो विधायक थे, तो उनके घर में भी एक लकीर खिंच गई राजनीति के चक्कर में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के घर में एक लकीर खिंच गई, चाहे वो बीजेपी और सपा की सीधी सीधी लकीर हो या जो रिश्ते हैं ससुर और बहू के, या जो अखिलेश यादव के जो रिश्ते हैं अपर्णा यादव से, तो उसके बीच भी एक लकीर खिंचती हुई दिख गई। लेकिन एक और घर में लकीर खिंचती हुई दिख गई जो कह सकते हैं कि अगर सांसद ना होती रीता बहुगुणा जोशी तो वो भी पहुंच चुकी होती अब तक समाजवादी पार्टी में। जिस तरीके से अगर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए सांसद पद से तक इस्तीफा देने को तैयार हूं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, बात मैंने पहले ही कहा और आपको बताया। आपको देखना होगा कि हमने तो बंद कर दिए थे अपने पार्टी के दरवाजे, नहीं तो बीजेपी की भी तो लाइन लगी हुई थी, सैकड़ों नेता आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे दरवाजे बंद हो गए थे इसलिए। लेकिन ये दरवाजे सरकार बनते ही पुनः खोल दिए जाएंगे, जिसकी इच्छा हो वो आएगा और अपना काम करके दिखाएगा, उसको उसके हिसाब से उसको पार्टी में जगह दी जाएगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये सबके कहा था, ये आज भी हमने। लेकिन दीपक पांडे जी, एक और बात मेरे दिमाग में कुरेज कर रही कि अगर जिस तरीके से राजनीति ऐसे ही आखिर कितने और घर तोड़वाएगी भाई। आप भी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य से अब तो बीजेपी बिल्कुल घृणा कर रही है, और वही 5 साल पहले उनके लिए सगे थे जब बसपा छोड़ के वो बीजेपी में आए थे। 5 साल पहले के लिए बहुत सगे थे भाई, सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। और उनकी जो छवि है यूपी की राजनीति में हम सभी जानते हैं, और सभी हम इसलिए जानते हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने, वो आपके साथ खड़े हो गए, तो आपने उनको अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि 5 साल आपने सरकार बना ली, मान लीजिए आपने 5 साल सरकार चला ली, और उसके बाद क्या गारंटी है इस चीज़ की कि अगर उन्हें अगले 5 सालों में लगा कि भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला, अब अगली सरकार किसी और की आ रही है, तो उन्होंने फिर से वो दल बदल करेंगे आखिर? नहीं, आपने देखा होगा हमारे साथ प्रकाश राजभर भी जुड़े हैं, वो 5 साल सरकार में उनने देखिए दलित लोगों की आवाज को उठाने की कोशिश की, बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया कि पार्टी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। और वही आपने देखा होगा, स्वामी आपने बात किया कि मौर्य जी की, तो मौर्य जी हो या दारा सिंह चौहान जी हो, कोई भी हो जो पिछड़ों की बात किया है, उनके हक की बात किया है, तो उन सबको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया, सरकार दबा के रखा है, उनकी साथ सुनने लगी, उनसे कटन होने लगी पार्टी में, और जो बीजेपी के रंग में रंग गया है वो उसको जो उनकी तरह अत्याचार कर रहा है पिछड़ों के, दलितों के, और जो लोग निचले तबके के हैं या लोग जो निचले पावदान पाए जाते हैं, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, जो उनके साथ में हाथ मिला के चल रहा है, उन लोगों को पार्टी आ रही है। तो उसी तरीके, लेकिन देखिए आपने देखा होगा ओपी राजभर जी का नाम, वो हमेशा अपने तबके के लिए बात करते हैं, चाहे मौर्य जी को देखा होगा, चाहे चौहान जी को देखा होगा, सब लोग अपने तबके के लिए बात करते हैं, इसलिए बीजेपी उनको लेकर के आई है। और आज मुझे बीजेपी कहती है कि ये लोग जात की राजनीति करते हैं, तो आपने 2017 में इनको क्यों लिया, तब क्या ये जात की राजनीति नहीं करते थे, या ये लोग दलित पिछड़ों और माइनॉरिटी ये सब में बात करते थे। चलिए, हमारे साथ आलोक बस भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पैनल में। आलोक बस जी, आज तो बड़ी सेंधमारी हो गई भाई, आप बहू ले आए, वो बेटा ले गए। ऐसा है जी, अभी ले जाने का क्या मतलब था? हम्म, सब कुछ तो हो चुका है या होने वाला है। अब तो यही है कि उनका अनुमान श्योर है, इसलिए वो वहां चले गए। तो उनका अनुमान 10 तारीख को गलत साबित हो जाएगा। अब तो न टिकट मिल सकता है, न वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब तो यही है, वो सोच रहे होंगे
शायद अखिलेश जी आ जाएंगे तो मैं किसी अच्छे पद पर अकोमोडेट हो जाऊंगा। जो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना के अलावा कुछ नहीं है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि योगी जी प्रचंड बहुमत से वापसी कर रहे हैं। तो है ये आयाराम गयाराम की राजनीति। देखिए ये सब जितने भी लोग हैं ये विभिन्न दलों में घूमते रहे हैं, तो इनका इतिहास स्टेबल नहीं है, स्थिर इतिहास नहीं है, घुमक्कड़ इतिहास है। इनको जनता सेवा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब एक चीज की और भी चिंता करनी पड़ेगी आपको। इनको अपनी सेवा से मतलब है। आलोक बस जी, एक चीज की और चिंता करनी पड़ेगी आपको। हो सकता हो 2024 बहुत नजदीक है, 2024 हो सकता हो अगली बार रीता बहुगुणा जोशी भी सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ें। स्वागत होगा उनका, लड़ेंगे उनके खिलाफ हम। देखिए योगेश पांडे जी हैं, प्रियव्रत दीक्षित जी, प्रियव्रत जी हैं, सॉरी क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। जी जी जी, आप लेट जुड़े थे डिबेट में। हाँ, प्रियव्रत जी, we are the largest party not only in India, in the world. हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल। तो चार आदमी के इधर उधर जाने से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला नेशनल स्केल पे। जो भी लोग हमसे लड़ रहे हैं वो सब कॉरिडोर के प्लेयर हैं, हम हिंदुस्तान के प्लेयर हैं। हमारी राजनीति पूरे हिंदुस्तान में होती है। अब अखिलेश जी की राजनीति यूपी से बाहर क्या है मुझे समझा दीजिए। ये मणिपुर में जाएंगे। देखिए आलोक बस जी, आखिर फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है। अब फर्क चाहे वो बड़े चाहे अखिलेश यादव जी नहीं अखिलेश यादव जी के मीटिंग में मणिपुर में कितने लोग आएंगे? नहीं, फर्क दल बदल की राजनीति से देखिए सब पर पड़ता है। अब चाहे बड़े नेता हो तो फर्क पड़ जाता है, अब चिंटू पिंटू हो तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपको बता रहा हूं, अगर आज हिंदुस्तान की जनता आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम अमन चैन की जिंदगी चाहती है, प्रोग्रेस चाहती है, विकास चाहती है। ये सब जात पात ये सब ताक पर रख दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में करने की जो प्रण लिया है उससे हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान का ही उत्थान नहीं हो रहा है, विश्व क्षितिज पर हिंदुस्तान की एक गरिमा बनी है। और उस गरिमा के बदौलत अभी यूक्रेन में आपने देखा कि भारतीय जनता, पाकिस्तानियों को भी भारतीय झंडा उठाना पड़ा फॉर सेफ पैसेज टू देयर होम। अपने घरों की वापसी, अपने वतन की वापसी के सेफ पैसेज के लिए उनको भी हिंदुस्तानी झंडा उठाना पड़ा। यह है मोदी की ताकत, यह है मोदी का। चलिए ये मुद्दे बाद में उठाएंगे। आज फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो शायद आप लेट जुड़े थे तो इस वजह से भी शायद समझने में थोड़ा कि मयंक जोशी के घर में भी आखिर आज एक लकीर खिंचती हुई दिखाई दी, जो रीता बहुगुणा जोशी और मयंक जोशी को अलग कर रही है। वो चाहे सियासत की लकीर हो, चाहे बीजेपी सपा की लकीर हो, या ये ठीक ऐसी लकीर 1 महीने पहले सपा के गढ़ में पड़ी थी। वो चाहे अपर्णा यादव के तौर पर हो, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, या उससे कुछ दिनों पहले एक और लकीर पड़ी थी, वो थी, बात कर लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में। तो एक और घर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है राजनीति के चक्कर में। दीपक पांडे जी, देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये मयंक जी का आपने नाम लिया है तो आपने जानते होंगे फैजाबाद से एक नेता है बबलू सिंह, ठीक है, जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था लखनऊ में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी में शामिल करवा लिया था। रीता बहुगुणा जोशी ने जिसका जम के विरोध किया, अंततः उनको पार्टी से निकालना पड़ा। उसी की खुन्नस से योगी आदित्यनाथ मयंक जोशी को पार्टी में नहीं आने दिए। अन्यथा अगर रीता बहुगुणा जोशी ने बबलू सिंह, जो बबलू सिंह माफिया है, माफिया के नाम से जाने जाते हैं, अगर उस
माफिया का विरोध नहीं किया होता तो आज मयंक जोशी को शायद टिकट मिला होता बीजेपी से और उनको इस तरह से आज दर दर भटकना नहीं पड़ता या फिर कहीं और जाना नहीं पड़ता। लेकिन योगी जी का जो ब्राह्मण विरोधी चेहरा है वो साफ साफ सामने आ रहा है और जो माफियाओं को संरक्षण देने वाला चेहरा है वो भी सामने आ रहा है। चलिए इसका जवाब लेंगे आलोक बस जी से, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे और दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बस जी, अगर बात की जाए तो यूपी की राजनीति और गंदी होती चली जा रही है। राजनीति गंदी इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई भाई का ना रहा, बहू ससुर की ना रही और बेटी बाप की ना रही राजनीति के चलते। आलोक बस जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी, यूपी की राजनीति और भी ज्यादा गंदी होती नजर आ रही है क्योंकि राजनीति है जो अपनों से जुदा करती नजर आ रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले कि भाई आपने भी सेंधमारी की थी और अब सेंधमारी आपके गढ़ में हो गई। मुझे एक चीज बताइए प्रियव्रत जी, राजनीति परिवार और जातिवाद पर होता है या सिद्धांतों पे होता है? सिद्धांतों की बात तो कह ही सकते हैं क्योंकि आया राम और गया राम की राजनीति पूरी तरीके से अब चल रही है। आया राम गया राम वाले जो लोग लेकिन हैं, एक माँ के सिद्धांत बेटे से अलग कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये कहाँ लिखा है कि जो माँ सोचेंगी वही बेटा सोचेगा? माँ और को लगता है समाज में ऐसा है या पॉसिबल सिर्फ राजनीति में ही है ऐसा? किसी चीज में पॉसिबल नहीं है। कितना बेटा आज के दिन में जो माँ के कहने पर चलता है? यही तो विडंबना है आजकल इस देश की। में हो, वरना बेटे तो श्रवण कुमार जैसे भी थे। अरे आप कौन से युग और काल की बात कर रहे हैं? वही बात कर रहा हूं मैं, वरना बेटे तो श्रवण कुमार जैसे भी थे। आप कौन सी काल की बात कर रहे हैं? काल या सन तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा तो बेटा ही था और माँ और बाप तो वैसे ही थे। वो भी नहीं, वो भी कलयुग के उस दौर में जो उसका सबसे खराब दौर है। इसमें आप श्रवण कुमार हरीश नहीं, मैं तो एक सिर्फ उदाहरण दे रहा था कि आप कह रहे थे कि आजकल कौन सा बेटा, तो बेटा ही है। देखिए भाई, हो सकता हो 2022 का जब चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए, तो सपा की सीट पर वो लड़ लें, क्योंकि हो सकता हो पुत्र मोह कहीं खींच के उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर ले जाए। हो सकता हो कहीं पुत्र मोह जो है वो उन्हें खींच के समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाए। भाई, कांग्रेस से तो वो आई हैं बीजेपी में और अब सपा। क्यों ये संघमित्रा मौर्य अभी तक कहाँ गई है? मौर्य जी के पास। हो सकता हो 24 का इंतजार कीजिए। जवाब आपको भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा कि भाई आखिर कितना असर करती हैं। प्रियव्रत जी 24 तक कितने चौके छक्के लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार होगी, इसका भी बिल्कुल भाई, राजनीति में सब कुछ जायज है। आपने ही अभी कहा ना। दीपक पांडे जी बताएं। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जवाब दीजिए। लेकिन वो तो खुद कंफ्यूज है, इसलिए हमने श्रवण कुमार की बात की तो उनको श्रवण कुमार का काल ही नहीं पता है, उनको द्वापर देता ही नहीं पता है और वो बनते हैं धर्म के सदस्य और उनको चाहिए हिंदुत्व के नाम पे वोट और कहेंगे कि राम को हम। तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। ऐसे लोग राजनीति के लिए और सिद्धांतों की बात करने के लिए उन लोगों को कोई अधिकार नहीं जिन्हें अपने सनातन का ज्ञान है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर राजनीति है, इसमें दल बदल होता है तो होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब माँ बेटा को बदलना पड़ता है तो ये थोड़ा दुख की बात होती है, उससे समझना चाहिए। सिद्धांतों की बात नहीं है, यहाँ पे एक परिवार की बात है। तमाम आरोप लगा दिया उन्होंने, कहा कि इन्हें जब सिद्धांतों की बात नहीं पता, माँ बेटे के रिश्ते की बात नहीं पता, तो किस तरीके की राजनीति आखिर हो रही है। दीपक पांडे जी ने तमाम आरोप लगाए आप पर।
ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है? समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ दीपक पांडे जी। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग तो परिवारवाद का उत्कृष्टतम उदाहरण है हिंदुस्तान में। अकेला दल है पूरे हिंदुस्तान में जो समाजवाद के नाम पर 24 से 26 अपने रिश्तेदारों को और स्वयं विभिन्न पदों पर काबिज है, सेंटर से लेके और स्टेट तक। बात समाजवाद की, लेकिन कार्यशैली परिवारवाद की। ये क्या बोलेंगे? एक कहावत है बिहार में, सूप दूसरे चलनी के जिसमें सहस्र को छेद। ये दूसरे पे उंगली उठाएंगे जब इनके खुद इतने छेद है अपने समाजवाद में और उसके सिद्धांत में। ये बात करेंगे हमारी। योगी जी की बहन फूल बेच के काम चलाती है। योगी जी के माता पिता कितनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं, उस पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। योगी जी के, मोदी जी के 14 परिवार के सदस्य, कोई टेम्पू चलाता है, कोई ऑफिस में क्लर्कगिरी करता है। उनकी माँ की सादगी बार बार हिंदुस्तान ने देखी है। उनके 3 भाइयों में किसी का नाम भी शायद इनको नहीं मालूम होगा। मोदी जी के पिताजी का नाम बता दें, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिताजी का नाम बता दें। तो हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद को अपने क्षमता की बदौलत, अपने कर्मठता की बदौलत, अपने पार्टी के प्रति योगदान के बदौलत कहीं भी पहुंच सकता है। इनके यहाँ क्या कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कभी सोच भी सकता है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है? या पूरे हिंदुस्तान में कोई सोच सकता है कि समाजवादी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाएगी या चीफ मिनिस्टर बनाएगी? कौन है ये लोग? इर्द गिर्द जो इनके नेता हैं, वो इनके चाचा शिवपाल यादव, वो एक रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, सब तो रिश्तेदार हैं, सारे जगह बैठा हुआ। ये नेपोटिज्म तो देखिए राजनीति, फिल्म की दुनिया सब में है, ठीक है भाई। नेपोटिज्म, प्रियव्रत जी, नेपोटिज्म टू द हिल की तो बात देखिए। नेपोटिज्म तो पॉलिटिक्स में है ही है। चाहे हम बात कर लें कल्याण सिंह की, उनके भी बेटे सांसद हैं, ठीक है, या बात कर लें हम राजनाथ सिंह की, उनके भी बेटे देखिए विधायक जी थे और विधायक के बाद फिर से टिकट मिल गया राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से, ठीक है। नहीं, रुकिए, मैं बताता हूँ ना। उसके बाद अगर बात कर ली जाए पॉलिटिकल पार्टी में अगर 2 आदमी मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, बात बड़ी नहीं, छोटी नहीं, लेकिन हाँ अगर ऐसा हुआ है तो आप निशाने पर तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय का अभाव है, दीपक पांडे जी से। भाई आखिर सेंधमारी इन्होंने की है आज। दीपक पांडे जी एक फाइनल कमेंट, छोटा सा। फाइनल कमेंट हमारा यही रहेगा, इसको बताइए कल्याण सिंह के बेटे भी बीजेपी में ही, उनके पोते भी बीजेपी में, वसुंधरा राजे के बेटे भी बीजेपी में, उनके भांजे भी बीजेपी में। आपने देखा होगा धूमकेतु के लड़के जो है आज वो भी आजकल पार्टी में है, तो इनकी भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं उससे पहले अपनी जबान में खाते कांग्रेस की डायलिस्ट सारे बीजेपी में चली आई है और बीजेपी की जो खुद की डायलिस्ट है वो तो है ही है। इसलिए हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं नेपोटिज्म का क्या डायलिस्ट? ये खुद प्रकार से चीज से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, बिल्कुल दीपक पांडे जी फिलहाल नहीं फिलहाल आलोक बस जी फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही बने रहने के लिए शुक्रिया। लेकिन आज इस डिबेट का रखने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आखिर जो राजनीति है वो आखिर कितने घर तुड़वाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जब से विधानसभा चुनाव 2022 के चर्चे हैं तब से अगर बात कर ली जाए तो पहले शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य से, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अलग हो गई। पहले दोनों बाप बेटे एक ही पार्टी में थे, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखा कि भाई बीजेपी में कुछ नहीं होने वाला, चलो सपा की ओर चलते हैं, उसके बाद अपर्णा यादव अपने परिवार से अलग हो गई और उसके बाद अब एक और घर के बीच लकीर घेरती हुई दिख रही है और वो लकीर है रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे मयंक जोशी के घर में। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।